राजस्थान में चलने वाले जनजातीय आंदोलन के बारे में हम पहले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं और इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे जो किसान आंदोलन के बारे में। अब इस किसान आंदोलन के क्या कारण रहे थे, किस परिस्थितियों के अंदर प्रारंभ हुआ, उनके बारे में हम विस्तार से इसके अंदर जानेंगे। फिर हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे बिजुलिया किसान आंदोलन के बारे में, जो विशेष रूप से 3 पार्ट के अंदर हुआ था। जिसके अंदर पहले पार्ट के अंदर क्या हुआ था, बिजुलिया किसान आंदोलन स्वतःस्फूर्त था, स्थानीय लोगों ने उसका नेतृत्व किया था। दूसरे पार्ट के अंदर ये आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया था, यानी इस आंदोलन से विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं का इसके अंदर योगदान था, जैसे विजय सिंह पथिके, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि का इसके अंदर योगदान शामिल था। और जो तीसरा काल था वो इस आंदोलन का पतन का काल था, यानी इस आंदोलन का फाइनल रूप से कोई हल नहीं निकला और ये भारत की आज़ादी के तय तक ये चलता रहा था। तो इन सभी बातों का हम परिप्रेक्ष्य इसके अंदर बहुत ही विस्तारपूर्व तरीके से हम देखेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेस 58 के अंदर स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो इसमें होता क्या है, किसान आंदोलन। अब देखो सबसे ज़्यादा समस्या यहीं से प्रारंभ, देखो किसान ही किसी भी समय की जो परिस्थिति होती है उस शासन का, किसी देश का आधार किसान ही होता है। हालांकि वर्तमान समय के अंदर कुछ देशों के अंदर ऐसी भी परिस्थितियां होती है जो देश वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण किसानी की बजाय अन्य जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जैसे काफ़ी सारे, हालांकि वो बड़े क्षेत्र नहीं, छोटे देश हैं, उन छोटे देशों में सिर्फ वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से वो देश अपना अभ्युदय कर रहे। लेकिन उस समय पहले की जब सारी शासन व्यवस्था किसानों के ऊपर आधारित थी, यानी वो किसान जो खेती करते थे उन खेती से जो उपज होती थी उनसे के ऊपर ही वो सारी शासन व्यवस्था निर्भर थी। तो ऐसी स्थिति में हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हो गया था किसानों और उस शासन व्यवस्था के बीच में कि किसानों को आंदोलन करने पड़े थे, इससे पहले नहीं करने पड़े थे। तो इसके बारे में हम इसमें विस्तार से अब देखेंगे। तो राजस्थान की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना सामंती रही है, पहले नहीं थी। हालांकि बाद में जो मध्यकाल आया, इस मध्यकाल के अंदर जिसे हम राजपूत युग के नाम से जानते, इस राजपूत युग के अंदर जो सामंती व्यवस्था है, जो ये कह सकते हैं हम बीच का जो मध्यस्थ वर्ग है, वो मध्यस्थ वर्ग इस समय अस्तित्व में आ चुका था। ये संरचना त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की थी, और जिसमें कौन कौन थे इस स्तर पर, पहले स्तर पर थे शासक, ये पहले फर्स्ट स्तर पर थे, दूसरे स्तर पर थे ये जागीरदार, और तीसरे स्तर पर थे ये कर्षक वर्ग। तो देखो ये क्या करते थे, ये 2 वर्ग थे, ये सारे के सारे ये निर्भर किस पर थे, इस तीसरे वर्ग, यानी कर्षक वर्ग सारा उत्पादक था और ये इसके क्या उपभोक्ता थे। ये शासक वर्ग और जागीरदार वर्ग क्या कहते हैं, इसके उपभोक्ता, यानी इनके ऊपर निर्भर थे, या इसे कह सकते हैं परपोषी वर्ग के अंदर ये शामिल थे। इन सभी के पारस्परिक अंतर संबंधों पर आधारित ये व्यवस्था थी। अब इसने कहा पारस्परिक, यानी इन सब के ऊपर आधारित। देखो कोई भी व्यवस्था होती किसी एक पर आधार वो कहीं उसके साये कान थे, वैसे ये तीनों ही व्यवस्थाएं की क्या थी, पारस्परिक यानी आपसी संबंधों के ऊपर आधारित थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक इनके संबंध सौहार्द यानी अच्छे बने रहे, मगर इसके बाद राजस्थान का परिदृश्य बदलना प्रारंभ हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के विभिन्न भागों में अनेक किसान, अब देखो इन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी तक इनके संबंध अच्छे रहे और बाद में खराब क्यों हो गए और क्या कारण थे। इसका मुख्य कारण था कि भारतीय जो राजनीति के पटल के ऊपर अंग्रेजों का आगमन या कंपनी का आगमन, हम कह सकते हैं कंपनी ने बाद में जो अपना शासन है पूरे शासन स्थापित कर लिया। अब पहले क्या होता था उस परिदृश्य के अंदर हम थोड़ा आगे के इस पहले कारण के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि इस किसान आंदोलन के हम प्रमुख कारणों की बात करें, जिसमें पहला कारण हम देखेंगे। पहला कारण था अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान देना छोड़ दिया था और शासकों और जागीरदारों ने संवै का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता पर आधारित समझ लिया। इसलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर और जागीरदारों की निर्भरता कर्षकों पर समाप्त हो। अब देखो इसको थोड़ा विस्तार से, यही मुख्य पॉइंट, अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो सब कुछ आपके समझ में आ गया ये सारी बात। अब देखो क्या था कि पर्याप्त ध्यान देना छोड़ दिया है शासकों ने। क्यों? पहले देखो क्या होता था कि राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी, राजा अपनी सेना के लिए जागीरदारों पर निर्भर रहता था। नहीं तो क्या था, राजा को जागीरदारों की जरूरत थी और जागीरदार को किसकी जरूरत थी, राजा की।
क्योंकि जागीरदार भी क्या होते हैं, ये आपसी संगठित नहीं रहे। इसके कारण ये किसी शासक के अंदर अपने को सुरक्षित महसूस करते थे, ताकि बाहरी आक्रमण उसके ऊपर नहीं हो और आंतरिक मामलों में भी उसका हस्तक्षेप नहीं हो। अपने राज्य पर वो या अपनी जो जागीर है उस पर क्या करे, वो अपना शासन संचालित करता रहे। अब जागीरदार के सेना के अंदर उसको राजस्व के अंदर कौन न था, वो कर्षकों के ऊपर निर्भर था। यानी जागीरदार कर्षकों से क्या करता था, उनसे टैक्स वसूला करता था, यानी लगान लिया करता था। उनसे अपनी सेना के अंदर किसानों को भर्ती करता था, यानी उनसे सैनिक लेता था, और वही सेना जब राजा को जरूरत पड़ती थी उससे देता था। इस तरीके से इन तीनों के जो अंतर पारस्परिक संबंध वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। इसी कारण तीनों भी कभी भी एक दूसरे की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि राजा भी अपना शासन सामंतों के बिना यानी जागीरदारों के बिना नहीं चला सकता था, और जागीरदार किसानों के बिना अपनी स्थिति को बरकरार रखने में सफल नहीं होता था। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने कहा राजाओं को कि भी आपकी हम मदद करेंगे, यानी आपको बाहरी और आंतरिक दोनों ही आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। यानी आपकी जो सुरक्षा हम करेंगे, आपका कहीं न तो आंतरिक विद्रोह हम होने देंगे, अगर आंतरिक विद्रोह होगा तो भी हम रक्षा करेंगे, अगर किसी बाहरी राज्य ने आक्रमण किया तो भी हम क्या करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। इसके लिए आपके खर्च के ऊपर आपके राज्य के अंदर क्या रहेगी, एक अंग्रेजी सेना होगी। तो इस वजह से अब क्या हुआ, अब जो शासक थे उनको जागीरदारों से कोई सैन्य मदद चाहिए नहीं थी, उनसे कुछ करना था नहीं। तो इस कारण क्या था, इनके जागीरदारों के ऊपर निर्भर। अब जागीरदारों से जब शासक सैनिक सहायता नहीं ले रहा है, वो क्या रोकड़ पैसे मांग रहा है, नकद, अब नकद में कर दिया तो उनसे लेना, अनाज के नहीं के रूप में भी लगान नहीं ले रहा था। ऐसी स्थिति में जागीरदार जो किसानों से सैनिक सहायता लेते थे वो भी बंद हो गई। अब इनसे किसानों की जरूरत नहीं थी। अब ऐसी जब राजा को क्या करता, अंग्रेजों को विभिन्न टैक्स देने, उनका खर्चा देना, तो इसलिए वो जागीरदारों के ऊपर दबाव डालता था और जागीरदार किसानों के ऊपर। यानी जागीरदार जितना शासक को टैक्स देता उससे बहुत बड़ी मात्रा में ये अपना खुद का, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा था। एक जो अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज स्थापित की गई, उसमें इन शासक वर्ग और इस जागीरदार वर्ग के लोगों को अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा दी कि वो अंग्रेज भक्त बन गए और वो जनता से दूर चले गए। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ। तो इस वजह से क्या हुआ था, इन सब के आंतरिक संबंध बिगड़ गए थे और जागीरदारों की जो किसानों के ऊपर निर्भरता समाप्त हो गई, क्योंकि न तो उन्हें अभी राजा को सैनिक देने थे, सहायता करनी थी, और न किसानों से उसे सैनिक लेने थे। तो अब वो अपने क्या हुआ था, मनमानी पर उतर आया था। राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ ही कृषकों से ली जाने वाली बेगार और लागों में अप्रत्याशित वृद्धि इस समय देखने को मिली थी, और कुछ राज्यों में तो लागों की जो संख्या है वो कितनी थी, 300 से अधिक। अब देखो क्या था, अब अधिक से अधिक लगन, जागीरदार का काम ये था कि आगे देना था टैक्स, उसके बदले जब ये भी क्या था, शासकों की देखा देखी, अंग्रेजों द्वारा इन्हें इस तरीके की शिक्षा प्राप्त और अंग्रेजों के संसर्ग में रहने के कारण इनकी जो दिनचर्या वो भी क्या हो गई थी, बहुत ही विलासी हो गई थी। और अपनी इन विलासितापूर्ण ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए इन्होंने क्या किया था, किसानों के ऊपर अपनी अधिक से अधिक लागे यानी बढ़ाते, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा, जब चाहे विवाह हो तो वो कर लेंगे, है ना, कोई सामाजिक समारोह होगा तो उनसे कोई त्यौहार होगा तो कर लिया जाएगा, और किसी ठिकाने के अंदर जो, या कह सकते हैं जागीरदार के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होगा तो भी टैक्स लिया जाएगा। यानी हर प्रकार से किसानों से टैक्स लिया जाए। इसके साथ साथ में बेगार, अब बेगार क्या होती है इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना, मैं काफ़ी पहले भी इनके बारे में पूरा डिस्प्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो आप कमेंट करके बताओगे कि बेगार क्या है। इसके अलावा आपके जो दूसरा जो आपका प्रश्न है आज के लिए, वो आपका प्रश्न ये है कि जो ये बिजोलिया आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बिजोलिया आंदोलन जो चलाया गया था, इसको चलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है, प्रमुख नेता का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो इस समय विभिन्न प्रकार की लाग बाग ये जो लागे कहे, इसे लागते भी थे, लाग बाग या ऐसे कह सकते, छोटे बड़े ये टैक्स थे, कर लिया करते थे। इस काल में अन्य व्यवसायों से विस्थापित लोगों ने कृषि पर निर्भर हो जाने से कृषक मजदूरों की संख्या में क्या हुई। अब देखो अंग्रेज आ गए तो भारत का पूरा परिदृश्य, यानी जो आत्मनिर्भर भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को पूरा योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। तो विभिन्न जो अन्य व्यवसायों के थे वो अपने काम से क्या हो गए,
विस्थापित हो गए, यानी उनसे वो काम छीन लिया गया, तो वो भी अब कृषि पर आ गए। अब इधर देखो, कृषि पर निर्भर पहले क्या होता था, किसान कम होते थे, तो इस कारण शासक वर्ग को, जमींदार वर्ग को भी उनकी सुननी पड़ती थी। नहीं तो अगर किसान उनका राज्य छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा, फिर उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। जैसे अपना परिदृश्य जैसे मारवाड़ के अंदर देखते हैं, जो एक लोगों के अंदर कास्ट बनी हुई है, देसी और मारवाड़ी, तो वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ से जैसे मारवाड़ क्षेत्र से विस्थापित होकर आए, ऐसे लोग छोड़कर चले जाते थे। इस कारण किसानों की, जागीरदारों को भी क्या होती थी, आवश्यकता। लेकिन अब जब अंग्रेजों ने व्यवस्था ऐसी कर दी कि ज़मीन पर दबाव बढ़ गया और किसान बहुत ज़्यादा हो गए, तो इस कारण उनको इसकी गर्ज नहीं थी। यानी किसान अगर वो छोड़कर चले जाएंगे तो उसकी जगह खेती करने वाले दूसरे मिल जाएंगे। इधर कृषक मजदूरों की संख्या भी बहुत बढ़ी। जो कृषक मजदूर क्या, किसानों की खेत पर जाकर के क्या करते थे, कार्य करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, इनका जो आंतरिक जो संबंध है, पारस्परिक संबंध, वो भी अब बिगड़ चुका था। और जागीरों के रूप में भी इस कारण क्या होती, कठोरता। अब देखो, जैसे हम कहते हैं हमारी भाषा में, जैसे कहते हैं कि गर्ज होती है, गर्ज होती तो गद्दों को भी क्या कहते हैं, बाप कहते हैं। और नहीं होती गर्ज तो किसी को भी नहीं पानी पिलाते। वो वैसी बात हो चुकी थी, क्योंकि अब जागीरदारों की जो ज़मीन पर खेती करने वाले बहुत ज़्यादा मिल चुके थे। इस कारण उससे किसानों की, जो पुराने किसान थे, उनकी उतनी गर्ज नहीं थी, यानी उनकी उतनी आवश्यकता नहीं थी। अगला कारण देखेंगे, चौथा कारण है, वो है कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट और इजाफा दोनों स्थितियों में कृषकों के लिए लाभकारी नहीं थे। और जहां एक और कीमतों में गिरावट के कारण कृषकों की बचत का मूल्य कम हो जाता था, तो वहीं कीमतें बढ़ने के कारण भी उन्हें लाभ का भाग नहीं मिल पाता था। क्योंकि जागीरदार लांग जिन्स का मतलब होता है जो अनाज के रूप में लेता था। एक तो होते थे जो नकद रूप में नहीं लेकर के जिन्स यानी अनाज के रूप में उससे वसूल करता था। अब उसके पास तो अनाज जाना था, चाहे कीमत कम हो चाहे ज़्यादा हो, अब किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस प्रकार ये किसानों की विभिन्न लाख भागों के रूप में जो 87% किसानों की जो आय होती थी या उपज होती थी, वो ये जागीरदार वर्ग किसान से ले जाया करते थे। तो इस स्थिति में क्या होता था, किसानों के पास में बाद में अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं बचता था, और भी आवश्यक उनके लिए उसको अनाज बेचना पड़ता था, तो कम मूल्य हो जाता था। तो इस कारण किसानों को क्या करते थे, कोई सा उसका मूल्य अच्छा नहीं मिल पाता। लेकिन जब मूल्य बढ़ जाता था, थोड़ी बहुत राहत मिलती थी, लेकिन बाद में किसानों को जब खरीदना पड़ता था, तो उसके बदले जो अधिक मूल्य वो चुकाना पड़ता। हमेशा ही आप देखते हो, जब फसलें पक के तैयार होती है, जब बिक्री का समय होता, तब इसका कम हो जाता मूल्य और बाद में मूल्य बढ़ जाता। तो इस तरीके से किसानों को कोई लाभ नहीं होता था, उल्टा बदले में उन्हें हानि होती थी। क्योंकि जब भी इनकी बचत कम हो जाती, कीमतें कम हो जाती और कीमतें बढ़ती थी, तो लाभ का भाग नहीं मिलता। क्योंकि जो जागीरदार वो अनाज के रूप में इनसे, जिन्स के रूप में इनसे ले लेता था, और बाद में जब उनको खरीदना पड़ता था, तो तब क्या होता था, उनको नुकसान उठाना पड़ता था। अगला पांचवा कारण है, वो अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों का कृषकों के प्रति उदार और पैतृक यानी जो परंपरागत जो तरीका था, जो पहले परंपराओं से आ रहा था, जिसके बारे में हमने पहले पॉइंट के अंदर बात थी, जो स्वार्थ पसंद, वो अब बदल गया। तो पहले तो क्या होते थे, जब देखो, जब कभी भी अकाल पड़ता था, तो अकाल पड़ता था तो क्या था, शासक कर माफ़ कर देते थे, और किसानों की क्या करते थे, सहायता करते थे, अनाज के रूप में, चारे के रूप में, सब तरीके से किसानों की क्या की जाती थी, सहायता की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने लगा, अब ऐसा होने वाला नहीं था। अब किसी भी तरीके से कैसा भी हो जाए, क्योंकि अब देखो अंग्रेज आगे थे, इनके बीच के अंदर कौन आगे थे, अंग्रेज। तो अंग्रेजों के आने के कारण अब इनका किसानों का, इनके ऊपर कोई निर्भरता नहीं थी। अब अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज शासकों के ऊपर दबाव डालते, शासक किसान, यानी उनसे क्या था, अधिक से अधिक जो पैसा है वो पैसा ही वसूल करना पड़ता था। यानी इनसे क्या, इनके ऊपर दबाव था अंग्रेजी शासन का, और अंग्रेजी शासन इससे क्या लेते थे, निश्चित कर लेते थे। और उसके वो सैन्य सेवा, जो सैन्य सेवा यानी एक सेना जो राज्य के अंदर रखी जाती थी शासकीय सुरक्षा, उसका भी कर वसूल किया जाता, यानी उसका भी जो खर्चा शासक से। तो इन कारण वो इन दबाव से, किसानों से दबाव पूर्वक कर वसूल, यानी अकाल के समय कैसा भी कुछ भी हो जाए, उनसे कोई राहत किसानों को नहीं मिलती थी। यानी हर तरीके से उन्हें क्या करता था, अब उन्हें जो खर्चा है वो चुकाना ही पड़ता था। तो इस तरीके की जो बातें 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हो गई, अंग्रेजी हस्तक्षेप के कारण उन्हें जो खिराज वो बढ़ने लगा। इसके अलावा जो
विभिन्न प्रकार के खर्चे बढ़ने लगे। आर्थिक शोषण की जो नीति थी उसकी बहुत तरीके से आर्थिक शोषण की नीति बढ़ गई और वही पैतृक नजरिया यानी जो परंपरागत जो संबंध है उसमें बदलाव आ गया और किसानों पर इसी कारण विभिन्न प्रकार की लागतें थोप ली जाती थी, उनसे जबरदस्ती बेगार ले लिया जाता था। बेगार यानी जिसका भुगतान नहीं किया, हालांकि अनाज के रूप में इनको भुगतान दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ, अब इनके बीच में संबंध खत्म, क्योंकि शासकों और सामंतों को बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं था, उन्हें किसानों की कोई गर्ज नहीं थी। तो ये सारे जो अंग्रेजी नियंत्रण जो पश्चिमी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, इससे शासकों और सामंतों की जो जीवन शैली है उसमें बदलाव आया, उनका खर्चा बढ़ गया, उनकी विलासिता और सुख सुविधाओं के लिए किसानों का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण होने लगा और किसानों में बढ़ते असंतोष के परिणाम स्वरूप ये क्या हुए थे, किसान आंदोलन। ऐसे अलग अलग आंदोलन हुए, बिजोलिया में हुआ जो भीलवाड़ा के अंदर था, बेंगूगे में हुआ, मारवाड़ में हुआ, शेखावटी में हुआ, आदि विभिन्न जगहों पर क्या हुए, विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलन प्रारंभ हुए थे।